जो अमेरिकन मीडिया है, खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी गिविंग देयर गो अहेड फॉर द सीट फॉर इंडिया इन अ परमानेंट सीट इन अ सिक्योरिटी काउंसिल। उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वक्त हम मध्य में खड़े हैं। कि इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एक तो वो रीजन वाइज जिस एरिया में वो रह रहा है, उसके अलावा जो उसकी आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा, उधर यूथ काफ़ी ज़्यादा है, तो उनमें पैशन है, काम करने का जज्बा है, अपने वतन से मोहब्बत है, काम कर रहे हैं वो, तो तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। मोदी का एक सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये है कि वो इतना सा काम करके ना उसको इतनी वो बढ़ा देता है कि वो दुनिया को लगता है, वो शाइनिंग इंडिया का नारा तो आपने सुना ही होगा। जब उनका मेन फोकस है अपने मुल्क को तरक्की देना। मैं मोदी की स्पीच सुन रहा था जब वो उसके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक आई थी। मजहबी मामला आ जाता है, मेरी इस पे कोई राय नहीं है। आप मजहबी, हम मजहब को क्यों ऐड कर लेते हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप मजहब को क्यों ऐड कर रहे हैं? लेकिन उनको इल्म है कि ये सारे चोर डाकू हैं यहाँ पे, क्या इनको हम दें, क्या सपोर्ट करें? इतने सालों से दे तो रहे हैं, सालों से दे रहे हैं, क्या किया हमने? इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस। आगे जो दुनिया चेंज हो रही है ना, जो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है या रिजीम चेंज हो रहा है अब। हाँ। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें भी अपना जहन तब्दील करना चाहिए। सही। हम अपने पुराने मसलों को लेके बैठे, यानी मतलब हम मसला कश्मीर है हमारा, उसको लेके जब से आप इंडिया से अलग हुए, इतनी अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी, हर कोई एक समान, महिलाएं एकदम फ्रीली घूम रही होंगी और हर मुसलमान जो है वो अरबों में खेल रहा होगा। आई मीन आई जस्ट थिंक एंड शडर, ओह माय गॉड, यहाँ पे तो मुसलमानों के साथ इतनी जातियां हो रही हैं और स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत में भी G20 की मीटिंग चल रही है जिसमें कई बड़े देश भी शामिल हुए हैं। ऐसी चकाचौंध देख के पाकिस्तान की मीडिया तो सदमे में चली गई है और पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि अमेरिका भारत को UN में परमानेंट सीट दे देगा, और अगर भारत को परमानेंट UN में सीट मिल गई तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाएगा और भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। इसी बात का पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी डर सता रहा है। इनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत और पावरफुल हुआ तो भारत POK पे हमला करके पाकिस्तान से POK छीन लेगा। भारत की UN में परमानेंट सीट को लेकर सबसे बड़ा रोड़ा चाइना का है। पाकिस्तान और चाइना दोनों ही नहीं चाहता कि भारत को परमानेंट सीट मिल जाए यूनाइटेड नेशन में। यही कारण है कि चाइना के राष्ट्रपति भी G20 समिट मीटिंग में शामिल नहीं हुए। G20 मीटिंग में कई मुस्लिम देश भी शामिल हुए। इसी बात को लेकर पाकिस्तान की मीडिया काफ़ी खफा है। उनको लगता था कि मुस्लिम देश तो पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से भारत एक एंटी मुस्लिम देश है और सभी मुस्लिम देशों को इनका विरोध करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इनका क्या कहना है। इस वक्त जो मुझे सबसे ज्यादा चीज जिसने स्ट्राइक किया है वो ये है कि आज जो अमेरिकन मीडिया है वो सबसे ज्यादा आज जो यहाँ पे खबर चल रही है कि अमेरिका हैज ऑलरेडी given their go ahead for the seat for India in a permanent seat in a security council. उसकी सपोर्ट उन्होंने दे दी है। अब पता नहीं हाउ द चाइना एंड रशिया इज गोइंग टू बिहेव। इस G20 की आज की जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस जो अनाउंसमेंट है वो मैं समझता हूँ ये है कि भारत इज गेटिंग वेरी क्लोज, इंचेस अवे फ्रॉम द गेटिंग परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। मैं इस सबसे बड़ी न्यूज तो मैं समझता हूँ ये जो एक भारत की ख्वाहिश थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, UAE गए, जकार्ता गए, और जो एक नए ब्लॉक में जिस तरीके से वो अपने आप को प्रमोट करते रहे, भारत को प्रमोट करते रहे, मैं समझता हूँ दिस इज एक्सट्रीम ऑफ इट। और जिसकी वजह से उन्होंने वो जो उनका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, उसके हाउ क्लोज दे आर गेटिंग टू दैट, उसकी एक तो सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंस मैं ये समझता हूँ वो है। दूसरा, आज जो ये हुआ बिलखसूस जो इस G20 को अंडरमाइन करने के लिए चाइना के प्रीमियर नहीं आए, सदर नहीं आए, उसके बाद पुतिन नहीं आए। मोदी जी का 9 घंटे के लिए ट्रिप जकार्ता लगाना, वहां पे जाके मैरीटाइम रूल्स की बात करना, वहां जाके साउथ चाइना सी की बात करना, दर हकीकत वो डायरेक्ट अटैक था ऑन द चाइना और वेस्टर्न जो एजेंडा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको प्रमोट करना। वो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उसको इस्तेमाल किया, फिर वापस आए। आपने जिस तरह फरमाया कि मोहम्मद बिन सुलेमान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आई शुड आइदर गो विद द चाइनीज कैंप और आई शुड रिमेन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट भारत को इसका क्रेडिट जाता है, मोदी जी को क्रेडिट जाता है, हु हैज सेट द टोन फॉर दैट।
उसके बाद में दूसरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था, उसको जिस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है कि भारत से किस तरीके से शिपमेंट जाएगा, जो मैं बात करना चाह रहा था, एक तो मैंने शायद आपको पहले बताया था पिछले सेगमेंट में कि इसका जो इसका एक एजेंडा था G20 का, ग्लोबल साउथ के बारे में, ग्लोबल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ। और मैं समझता हूं उसमें बड़े सक्सेसफुली मोदी साहब ने जो किया है, भारत कर रहा था कि इसमें फ्रेट के कॉस्ट को किस तरह कम किया जाएगा और किस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को चूज नहीं किया। पाकिस्तान को कैसे चूज करे? 77 सालों में हमने जंगों के अलावा इंडिया को जो है किसी भी एतबार से पहले हमारी ज्योग्राफिकल अहमियत थी, जैसे आपकी इसमें स्टडी भी रही है, तो लोग जो है हमें अहमियत देते थे कि यार पाकिस्तान से रास्ते पूरी दुनिया तक जाते हैं। लेकिन जब से हमने सील की दुनिया ने ऑल्टरनेट, अगर हम रास्ते नहीं देंगे तो इसका क्या मतलब है? इंडिया काम नहीं करेगा? जी, ऐसे पाकिस्तान मोहल्ले वकूफ़ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हम पाक स्टडीज़ में पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। हम पढ़ते भी हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही, हम नहीं कह सकते कि अगर इंडिया ज़्यादा अच्छा है या पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही एक बात पे अड़े हुए हैं, वो है कश्मीर का इशू। अगर कश्मीर का इशू हल हो जाता है, दोनों कंट्रीज बैठ के हल कर लेती हैं। देखिए, कश्मीर का इशू भारत सरकार ने क्लियरली बोल दिया है कि आर्टिकल 370 एक हिस्ट्री बन चुका है और हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। अभी भी अकल नहीं आ रही। नहीं, देखे ना, जो करारदाद मंजूर हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसको पूरा किया जाए। कौन पूरा करेगा? इंडिया कह रहा है आप हटाओ फौजें, आप अपनी आर्मी पीछे धकेलो, हम भी धकेले। पहले ही पहल तो हम नहीं करनी और हम रेडी नहीं है। देखे नहीं, जैसे 20 कंट्रीज ने मिलकर ये सबमिट किया और उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, इस तरह वो इनको आपस में एग्री भी तो करवा सकते थे ना कि मेन जो रास्ता आ रहा है पाकिस्तान का, हम उधर से लेकर जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर जो 20 कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान से इतने काम करवा लेती हैं अपनी मर्जी के, तो ये काम भी तो वो करवा सकती आई हैं। अब करेंसी किसी मुल्क की दबा दी जाती है और उसको उसी से बैंकरप्ट हो जाता है। अब जंगों का किसी के ऊपर चढ़ने का दौर नहीं है। अब दहशतगर्दी का दौर खत्म हो चुका है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, 21st सेंचुरी है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस वक्त भारत के, अगर मुझे कहा जाए तो मैं एक किताब लिख सकता हूं कि व्हाट इज देयर फ्यूचर एंड हाउ दे विल manipulate or how they can say that this century is the India's century और Asia's century, किस तरीके से वो कह रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, तालीम है। इसके पीछे वो कुछ भी नहीं है। आपको ये समझने की आज जरूरत है। मैं बताना ये चाहूंगा कि इस वक्त जो सऊदी अरेबिया के हवाले से जब मैं बात करूं, हर मुल्क अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है, हर कंट्री। अब वो छोड़ दें आप कॉन्सेप्ट मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट टर्की की ऑटोमन एम्पायर के बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं आपको। हमारे अमीरुल मोमिनीन ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्लामोफोबिया की स्पीच दी और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया कि कभी टर्की कहता है कि अरबों से हम लीडरशिप यहां ले आए, तैयब अर्दगान की भी ख्वाहिश है कि वहां आगे निकल कर जाए। इंडोनेशिया की ख्वाहिश है, वो कहते हैं वी आर द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, वी नीड टू लीड द मुस्लिम पीपल। लेकिन इनके खिंचाव और इनके आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ों में हमारे अमीरुल मोमिनीन का किरदार देख लें। ना टर्की के साथ चल सके, ना सऊदी अरेबिया के साथ चल सके, फिर घड़ियां बिकी, फिर कुछ चीजें और हुई। उसके बाद मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट कहां है आज? मैं अफसोस के साथ कहूंगा द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, 1.5 बिलियन मुसलमान। लेकिन उनके हालात देखें आप लीबिया में देख लें, आप इराक में देख लें, आप शाम में देख लें, आप किसी मुल्क के अंदर देख लें, कोई स्टेबिलिटी है। फलस्तीन के साथ देख लें, आप खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इजिप्ट में देख लें, आप कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान में देख लें, आप शिया सुन्नी जो झगड़े इस वक्त चित्राल में जो तमाशा चल रहा है, आर यू एबल टू डू समथिंग इन द फ्यूचर? यहां से जो लम्हा फिक्रिया है, जो सोचने का मुकाम ये है, यू स्टिल नॉट लेट। आज भी सोचें कि बच्चों को मैथ पढ़ाएं, बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। मेरे जो बच्चे टर्की के साथ आके समुद्र में डूब रहे हैं, उनको इंग्लिश और मैथ। देखा दोस्तों, पाकिस्तान ने माना है कि भारत की तरक्की के पीछे भारत के यूथ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भारत के बच्चों की तालीम अच्छी होती है। तालीम मतलब पालन पोषण भारत बच्चों का कैसे किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बच्चों को मदरसा में पढ़ाया जाता है, और मदरसा की पढ़ाई तो सभी को पता है कैसी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।